हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस का एक्सरसाइज प्रॉब्लम। और इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम सारा डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसके सारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट है एक दूसरे से, और इसमें सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहली बार स्टूडेंट को दिक्कत होता है, इस कारण से हम एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इट मींस कुछ सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इन चारों में ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो अगर सबसेट के कॉन्सेप्ट को याद करो तो ये पता हो कि कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट तभी होता है जब फर्स्ट का सारा एलिमेंट सेकंड में प्रेजेंट हो। तो इस केस में सबसेट पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करो, सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से चेक करना आसान होता है कि कौन से सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है। तो अगर हम ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि स्टेट बिल्डर फॉर्म में, ये ऑलरेडी रोस्टर में है, ये भी रोस्टर में है, ये भी रोस्टर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सेट बिल्डर में है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए फाइंड क्या करना है, x एक ऐसा रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2 और 6 आ जाएगा। इट मीन्स ऐसे दो रियल नंबर हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में एक सेट होगा जिसके अंदर दो एलिमेंट 2 एंड 6 होंगे। अब उसके बाद चेक करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए देखते हैं इन तीनों में से किसका सबसेट है। तो ए 2,6, तो ए 2,6 इसमें प्रेजेंट है, इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर ए सी में प्रेजेंट है कि नहीं, तो 2 और 6 इसमें प्रेजेंट है, इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ सी। फिर उसके बाद 2,6 इसमें नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो A बस इन्हीं दोनों का सबसेट हो सकता है। फिर देखते हैं B किसका सबसेट हो सकता है। तो B A का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि B में 2, 4, 6 है और इसमें 4 नहीं है, इट मींस B A का सबसेट नहीं होगा। B C का सबसेट होगा कि नहीं, तो B के सारे एलिमेंट 2, 4, 6 C में प्रेजेंट है, इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ C। फिर उसके बाद B D का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2, 4, 6 है, इसमें ओनली केवल 6 है। फिर सी देखते हैं किसी का सबसेट हो सकता है क्या। डेफिनेट है सी, इसका भी सबसेट नहीं हो सकता, इसका भी सबसेट नहीं हो सकता, इसमें सारे पॉजिटिव इवन नंबर हैं। फिर उसी तरह डी का भी सबसेट नहीं हो सकता, मतलब सी किसी का भी सबसेट नहीं है। अगर डी की बात करें तो डी इट मीन 6 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसका मतलब डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ बी एज वेल एज डी इज द सबसेट ऑफ सी। बहुत ही आसान, बस चारों को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए और ये देख लिए कि कौन किसका सबसेट है। तो मेन जो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है सेकंड वन से, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन भी पहले समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को देख करके ये जज करना है कि कौन सा ट्रू है और वो कौन सा फॉल्स है। और फिर उसके बाद तुमको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि अगर वो ट्रू है तो उसको प्रूफ करना है, अगर वो फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल देना है। इस क्वेश्चन में ये भी समझ लो कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कहीं पे साइंस में पढ़ते हैं, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। तो हम किसी भी एग्जाम्पल को दिखा करके नहीं बता सकते कि स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू एग्जाम्पल से कभी नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल सुनो। अगर हम बोलें प्राइम नंबर इज ऑड, तो प्राइम नंबर इज ऑड एक स्टेटमेंट है, तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। लेकिन जितने भी बाकी प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं, तो क्या वो स्टेटमेंट सही हो गया? तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ। मतलब 2 को छोड़ करके सारा ऑड नंबर, और 2 को छोड़ करके सारा जो एग्जैक्टली प्राइम नंबर है वो सारा का सारा ऑड है, लेकिन 2 इवन है फिर भी प्राइम है। इसका मीनिंग क्या है कि एक एग्जाम्पल ऐसा मिला जो उस स्टेटमेंट को गलत करता है, तो वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया।
लेकिन अगर पूरा वह स्टेटमेंट सही होता तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलना चाहिए था जो उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दे। तो हमेशा मैथमेटिक्स में, साइंस में एक बात याद रखना कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो हम एग्जाम्पल से नहीं करते, हम जनरल करते हैं। लेकिन अगर फॉल्स करना है तो हम एग्जाम्पल से उसको फॉल्स कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही बताया गया है। टोटल 6 स्टेटमेंट है, अभी हम बोर्ड पे 3 ही स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर उसके बाद के सेक्शन में 3 और देखेंगे। तो अब इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर वो लगे कि ट्रू है तो उसको प्रूफ कर देंगे, और अगर वो लगे कि फॉल्स है तो उसको एग्जाम्पल से बस शो कर देंगे कि ये गलत है। लेकिन अगर हम पहली बार ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, क्योंकि देखते ही डिसाइड करना मुश्किल है। तो एक तो इसके लिए पूरा सेट्स का कॉन्सेप्ट पता हो, और उसके अलावा जो मेरा अप्रोच रहेगा वो अप्रोच निगेटिव अप्रोच रहेगा। निगेटिव अप्रोच मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस स्टेटमेंट को गलत करने वाला एटलीस्ट एक एग्जाम्पल लिख ले। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो गिवन स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और ऐसे भी जो रॉन्ग है, इट मीन्स जो फॉल्स है, उसके लिए एग्जाम्पल ही देना है। तो मेरा जो अप्रोच होगा ये होगा कि गिवन स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए हम एग्जाम्पल ढूंढें, और अगर एग्जाम्पल मिल गया तो वो रॉन्ग हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रॉन्ग करने वाला एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला तो हम समझ लेंगे कि वो एक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, और फिर प्रूफ करने का सोचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू a, मतलब इफ के बाद और देन के पहले जो है वो गिवन कंडीशन होता है, और देन के बाद है मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा भी होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा भी होगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, ऐसे दो सेट लेने का a और b जो इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई तो करता हो लेकिन इनको नहीं करता हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a एक सेट ले लेते हैं। x एक एलिमेंट, x बिलोंग्स टू a का मतलब x a का एक एलिमेंट है, और x a का एक एलिमेंट है तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि प्रेजेंट है x a में। देखो एक एग्जांपल, अगर हम a इज इक्वल टू लिख देते हैं -1 2 3, अगर हम लिखें x बिलोंग्स टू a तो x बिलोंग्स टू a का मीनिंग ऐसा नहीं है कि x हम इसमें ढूंढेंगे। x बिलोंग्स टू a का मीनिंग है कि x रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट a, इट मींस दिस x रिप्रेजेंट -1 2, 3। तो अगर इन सब के लिए एक वेरिएबल एलिमेंट यूज करना हो तो हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू a, इट मींस विच रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट a। तो हम a कोई सेट ले लेते हैं, सपोज 1 2 एंड 3, सिंपल ले लेते हैं। अब b ऐसा लेना है जिसमें ध्यान रखना a जो है कंप्लीट सेट वो b का एक एलिमेंट है, इट मींस a जो कंप्लीट सेट है वो b का एलिमेंट है, इट मींस 1 2 3 ब्रेस ब्रैकेट के अंदर b का पार्ट होना चाहिए। अब उसके अलावा कुछ और एलिमेंट चाहे तो लिख दे 4 5। अब क्या बोला गया कि x कोई एलिमेंट a में है और a b का एक मेंबर है, तो a b का एक मेंबर है और x कोई एक एलिमेंट a में है, तो हम यहां पे x के बदले 1 कंसीडर कर लें। सपोज हम लिख लेते हैं 1 बिलोंग्स टू a, तो 1 a में प्रेजेंट है एंड a b में प्रेजेंट है, ए कंप्लीट सेट बी में प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंगली। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था, 1 बी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि 1 बी में प्रेजेंट नहीं है। तुम बोलेगे 1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट से मतलब नहीं है, 1 एक इंडिविजुअल एलिमेंट होना चाहिए, अकेला प्रेजेंट होना चाहिए, तो अकेला तो नहीं है, इट मींस 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये फॉल्स है और ये उसका एग्जाम्पल है। तो देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो और तुम लोग अनदर एग्जांपल लिखने की कोशिश करो। देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, अगेन वही अप्रोच रखेंगे, नेगेटिव अप्रोच। इफ ए सबसेट बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। तो हम ऐसे सेट्स का एग्जांपल ढूंढेंगे जो इन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता हो लेकिन इसको नहीं करता हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ए सेट लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। फिर बी सेट ऐसा लिखना होगा ताकि ए बी का सबसेट हो जाए, इट मींस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम ऐसा लिखें जिसमें ए बी का सबसेट हो जाए। ये कंडीशन पूरा करना है और ये भी कंडीशन पूरा करना है, लेकिन ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो इसको तो पूरा कर रहा हो लेकिन ये नहीं कर रहा हो। तो ए मिल गया 1 2 3 वाला, बी मिल गया और ऐसा मिला ताकि ए बी का सबसेट हो, और सी ऐसा लिखना है जिससे कि बी कंप्लीट सी में प्रेजेंट हो,
लेकिन ए सी में प्रेजेंट ना हो। रॉन्ग करना है, यहां लिखा गया ए बिलोंग्स टू सी, मेरा अप्रोच निगेटिव होने वाला है, तो हम ऐसा एग्जांपल लिखेंगे कि बी तो सी में प्रेजेंट हो इन एक एलिमेंट की तरह, लेकिन ए सी का एलिमेंट ना हो, तो हम सी लिखते हैं। तो ये तो दिखाना ही है कि बी जो है वो सी का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 ऐसा लिख देते हैं। तो अब आते हैं इन दो कंडीशन पे पूरा हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 1 2 3 ए सेट लिए और बी ऐसा लिया गया जिसमें ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बी बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, तो बी एक एलिमेंट की तरह सी में प्रेजेंट है। अब क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू सी है, देन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मेरा निगेटिव अप्रोच है, तो हम ये कोशिश करेंगे ऐसा सी लिखने का जो इनको सेटिस्फाई करता हो, इनको नहीं करता हो। तो हम क्या देखते हैं कि ए सी में प्रेजेंट नहीं है। ए सी में प्रेजेंट होने का मीनिंग क्या था कि ये कंप्लीट 1 2 3 इनसाइड ब्रेस ब्रैकेट सी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसमें एक 4 एक्स्ट्रा भी है। अगर ये कंप्लीट टर्म जो ए दिख रहा है अगर वो सी के अंदर होता तब ये ट्रू होता, लेकिन अभी जो हम एग्जांपल लिए हैं वो एक फॉल्स स्टेटमेंट के लिए है। मतलब हम निगेटिव अप्रोच रखते हैं और निगेटिव अप्रोच में करना क्या है, एक एग्जांपल ढूंढना है। अगर हम एग्जांपल लिख लिए तो समझ लो वह स्टेटमेंट फॉल्स है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो एग्जांपल लिखना है और एग्जांपल यही होगा। तो तुम अप्रोच हमेशा निगेटिव रखोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर निगेटिव अप्रोच रखते हो, एग्जांपल नहीं लिख पाते हो, इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। इसको थोड़ा हम डिफरेंट वे में समझें। ए बी का सबसेट है तो कुछ वेन डायग्राम के सेंस में ए बी का सबसेट है तो कुछ ऐसा होगा, ए कंप्लीटली बी के अंदर होगा। बी सी का सबसेट है तो बी सी के अंदर होगा। तो सोचो ए सी का सबसेट होगा कि नहीं, तो ऑलवेज होगा। ए बी का सबसेट है मतलब ए बी के अंदर है, फिर बी सी का सबसेट है, बी सी के अंदर है, तो ए भी सी का सबसेट होगा डायग्राम से। तो अगर ये स्टेटमेंट थर्ड वन ट्रू है तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो ट्रू के लिए प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ में करना क्या है वो अब समझना। यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा है। ए सबसेट सी प्रूफ करना है और ये दोनों गिवन है। मतलब यहां से हम थोड़ा प्रॉपर मेथड समझते हैं। गिवन क्या है, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। अब जो प्रूफ करना है वो है ए सबसेट सी। तो ए सबसेट सी प्रूफ करने का जो जनरल मेथड है कि अगर ए का सारा एलिमेंट सी में हम दिखा दें तो ए सी का सबसेट हो जाएगा। तो ए का सारा एलिमेंट सी में कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम ए में कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, मतलब वेरिएबल एलिमेंट होगा। जैसे हम एक्सप्लेन किए x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए का मतलब x ए में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन x ए के सारे एलिमेंट को एक साथ डिनोट करता है। तो अगर हम x कोई वेरिएबल एलिमेंट a में सेलेक्ट कर लें और उस एलिमेंट को इस गिवन कंडीशन के हेल्प से c में दिखा देंगे तो a c का सबसेट हो जाएगा। तो लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। x को a में सेलेक्ट कर लिए तो x क्या है, a का सारे एलिमेंट का एक सिंपल रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। तो x बिलोंग्स टू a है तो डेफिनेट है x b में भी होगा। सोचो अगर a b का सबसेट है, ये पहले से गिवन है, हम x एक एलिमेंट a में लिए हैं तो वो b में भी प्रेजेंट होगा, इसलिए होगा क्योंकि a b का सबसेट है। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b बिकॉज गिवन कंडीशन इज a सबसेट b। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर x b में हो गया तो b भी c का सबसेट गिवन है गिवन कंडीशन में। तो अगर b c का सबसेट है और एक एलिमेंट x है जो b में है तो x c में भी होगा। इसका मतलब x belongs to c because b is the subset of c। तो अब हम प्रूफ क्या करने वाले थे, एक एलिमेंट लिए x जो a में है और अगर वही एलिमेंट x c में हो गया, इसका मतलब a का सारा एलिमेंट c में प्रेजेंट है और फाइनली वी कैन से दैट a is the subset of c। यहां से प्रूफ हो गया। तुम ये भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर में है। तो ये समझ लो, ये प्रूफ करने का एक यहां से टेक्निक समझना। कोई भी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करना हो तो जो फर्स्ट सेट है उसमें हम एक वेरिएबल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। वो वेरिएबल एलिमेंट ऐसा होगा कि उस सेट के वो सारे एलिमेंट को डिनोट करता है। जैसे हम यहां पे x लिए हैं
तो वह एक्स ए के सारे एलिमेंट को डिनोट करता है। और अगर उसको दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना है तो उसी एलिमेंट को तुम दूसरे सेट में दिखाओगे। तो कैसे? इसके लिए कुछ क्वेश्चंस में गिवन कंडीशन होंगे, या तो सेट्स में जो तुम प्रॉपर्टीज पढ़े हो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके होगा। और हम आगे कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, ये स्टेप हम तुमको यूज करने का और बेटर तरीका बताएंगे। तो यहां से वही प्रोसेस यूज किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके 3 स्टेटमेंट और हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में ना। फोर्थ नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ स्टेटमेंट है, हम लेते हैं, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहां पे क्या है, इफ ए नॉट सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। तो मेरा अप्रोच ऐसा होगा, एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो लेकिन इसको नहीं करता हो। तो देखते हैं, हम a इज इक्वल टू सेलेक्ट कर लें जस्ट 1, 2 और b इज इक्वल टू ऐसा रखेंगे जिससे कि a b का सबसेट ना रहे, तो 2, 3, 4 रख लेते हैं। लेकिन जब C लिखेंगे तो ये कंडीशन तो पूरा हो रहा है कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B बिकॉज 1 इज नॉट प्रेजेंट इन B। फिर जब C लिखेंगे तो C लिखते समय मेरा मेन टारगेट होगा कि इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे लेकिन इसको ना करे, मतलब B C का सबसेट नहीं हो लेकिन A का सबसेट हो जाए। यहां लिखा गया है नॉट सबसेट ऑफ C, लेकिन मेरा निगेटिव अप्रोच होता है तो हम इसको सेटिस्फाई करने वाला सी लिखेंगे लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ऐसा सी लिखेंगे। तो अगर हम लिखें कि बी नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब बी नॉट सबसेट ऑफ सी के लिए हम लिख लेते हैं 2, 3 और इसमें 4 गैप कर लेते हैं और 1 इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को आप कंसंट्रेट कर लो। ए नॉट सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी दिख रहा है, बी नॉट सबसेट सी, बी नॉट सबसेट सी दिख रहा है क्योंकि बी का 4 सी में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ये 3 सेट है तो ए नॉट सबसेट बी होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पे क्या देखते हैं, ए सी का सबसेट हो जाता है, 1 और 2 दोनों सी में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए सी का सबसेट नहीं रहेगा। यहां पे ए सी का सबसेट है, इट मींस ये एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो यहां पे हम लिख दें, हियर A not subset B and B not subset C, but A is the subset of C. So the given statement is a false statement, or this is the example to verify this statement. ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ क्या है, if X belongs to A and A is not the subset of B, then X belongs to B. इसमें क्या है, if के बाद और then के पहले ये है X belongs to A, A not subset of B। इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए लेकिन इसको सेटिस्फाई ना करे, ऐसा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, X belongs to A, तो हम A ले लेते हैं कोई भी रैंडम सेट 1, 2, 3। अब B ऐसा लिखना है कि इसको तो सेटिस्फाई करे लेकिन इसको ना करे। इट मींस ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो ए बी का सबसेट नहीं हो तो 2, 3, 4 लिख लेते हैं। और एक्स बी में नहीं हो, मतलब इसका कोई भी एक एलिमेंट हम इसमें प्रेजेंट नहीं दिखाएंगे, इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, हम नहीं दिखाएंगे। तो देखो यहां पे, हियर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में प्रेजेंट है एंड ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 ए का बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली 1 को बी में प्रेजेंट होना चाहिए था, एक्स के बदले यहां हम 1 लिए हैं जस्ट वेरीफाई करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली 1 बी में प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और इसी को वेरीफाई करने के लिए दिस इज द एग्जाम्पल। तो यहां से हम ये देख रहे हो कि हर स्टेटमेंट में जो अप्रोच है वो निगेटिव है,
और मैक्सिमम यहाँ पे निगेटिव ही मिल रहा है। ये तो खैर बता नहीं सकते कि कौन निगेटिव मिलेगा कोई पॉजिटिव, लेकिन अप्रोच हमेशा निगेटिव रखना होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड x not belongs to b then x not belongs to a। अब समझना, a b का सबसेट है तो a को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किल वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली b के अंदर होगा। अगर कोई एलिमेंट b के अंदर नहीं है, x not belongs to b, तो अगर कोई एक एलिमेंट b के अंदर नहीं है तो डेफिनेट है वो x के अंदर नहीं ही होगा, क्योंकि अगर जो b के अंदर नहीं है वो a के अंदर कहां से आएगा, क्योंकि अगर वो a के अंदर हो जाता तो डेफिनेटली b के अंदर होता। इसका मतलब स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसको प्रूफ करना होगा। इसको प्रूफ करने के लिए ये गिवन कंडीशन है, इट मींस गिवन कंडीशन इज a सबसेट b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अब प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ x नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसमें कुछ करना नहीं है, as we have x not belongs to b, ये given है। This implies that x not belongs to a। अगर b में नहीं है तो a में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a b का सबसेट है। ये समझ रहे हो, अगर a b का सबसेट है तो जो b के अंदर नहीं है वो a के अंदर कभी नहीं हो सकता। इट मींस ये स्टेटमेंट एक ट्रू है और ये एक सिंपल सा इसका प्रूफ हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल है, इसका सॉल्यूशन लेंदी नहीं है और आसानी से समझा जा सकता है। आगे के जो प्रॉब्लम मिलेंगे उसमें अगेन ज्यादा कंसंट्रेट करना है और उससे तुमको सेट्स में प्रूफिंग से रिलेटेड कुछ और आइडिया मिलेगा और सेट्स के प्रॉपर्टीज यूज करने का और टेक्निक पता चलेगा। तो ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इसको भी। फिर देखते हैं इसके बाद का थर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ABC 3 सेट्स हैं और गिवन कंडीशन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। प्रूफ करना है B इज इक्वल टू C। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनोगे, समझोगे। एक बार ना समझ आए 2 बार इसको देखो, क्योंकि इसी का यूज़ करके इसमें जो स्टेप यूज़ होने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व होंगे प्रूफिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये दोनों गिवन कंडीशन है, हम उन गिवन कंडीशन को लिख लेंगे। गिवन इज A union B is equal to A union C and second one A intersection B is equal to A intersection C। अब जो प्रूफ करना है वो क्या है, B equal to C। तो याद करो इक्वलिटी ऑफ सेट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस इक्वलिटी ऑफ सेट में आया क्या था कि दो सेट एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। और हम एक टॉपिक बताए थे, रिलेशन बिटवीन इक्वल सेट एंड सबसेट। दो सेट अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है। तो अगर यहां पे B इक्वल टू C प्रूफ करना है तो B इक्वल टू C प्रूफ करने के लिए अगर हम B को C का सबसेट प्रूफ कर दें और फिर C को B का सबसेट प्रूफ कर दें तो B और C इक्वल हो जाएगा। और हम यहां पे यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। मतलब B इक्वल टू C के लिए फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे B सबसेट C और उसके बाद प्रूफ करेंगे C सबसेट B। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1 के लिए फॉर B सबसेट C। तो B को C का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम एक वेरिएबल एलिमेंट X B में सेलेक्ट करेंगे और उसी को C में दिखा देंगे। तो कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या है, ऑलरेडी हम वेन डायग्राम में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देख चुके थे, प्रॉपर्टीज देख चुके थे, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले B सबसेट C के लिए। तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट X B में सेलेक्ट करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू B। अगर कोई एलिमेंट X B में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट A यूनियन B में भी होगा। समझ सकते हो क्यों, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट A यूनियन B में होता ही है। तो जो एलिमेंट B में है वो A यूनियन B में भी होगा। अब अगर X A यूनियन B में है तो गिवन कंडीशन क्या है कि A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है। तो हम इस A यूनियन B को A यूनियन C से रिप्लेस कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब X बिलोंग्स टू A यूनियन C हो गया। तो अब मेन हमको क्या प्रूफ करना है,
कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी का क्या मीनिंग है? x या तो a का मेंबर होगा, फिर x या तो फिर c का मेंबर होगा। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। समझना, यूनियन का मतलब और होता है। तो x या तो a का मेंबर होगा और x या तो फिर c का मेंबर होगा। तो प्रूफ क्या करना है कि x c का मेंबर है। यहां पे दो प्रॉब्लम कंडीशन हो सकते हैं, x a का भी हो सकता है, x c का भी हो सकता है। प्रूफ क्या करना है कि x केवल c का होना चाहिए। तो हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि x को c में तो दिखाना ही है, b में सेलेक्ट करना है, c में दिखाना है। x c में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहां पे अगर x a में होता तब भी वो c में होता, तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब a में होना या c में होना बात एक ही है, हम यहां से प्रूफ करने वाले हैं। तो x बिलोंग्स टू a, तो अगर x a को बिलोंग करता है और हम क्या सिलेक्ट किए हैं कि x b में है, तो यहां से पता चला कि अगर x a में है, मान लो वो c में नहीं है, x में है, सॉरी a में है, तो a में है और यहां b में सेलेक्ट किए थे, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्योंकि a और b दोनों में होता है तो वो a इंटरसेक्शन b में होगा। और अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो x a इंटरसेक्शन c में भी होगा। समझना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो x a में भी होता है और c में भी होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c आल्सो। तो हमको क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू b सिलेक्ट किए और x बिलोंग्स टू c मिल गया। और ये a में होता तब भी वो c में है, और अगर c में होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब इस तरह से x को हमने b में सेलेक्ट किया और c में प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन और यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो b इज द सबसेट ऑफ c। अगर फर्स्ट केस पता चल जाए तो तुम सेकंड केस इजीली प्रूफ कर सकते हो फॉर c सबसेट b। तो फॉर c सबसेट b क्या करना होगा? सिमिलर वेज में x को c में सेलेक्ट करेंगे और उसको b में दिखाएंगे। अगर खुद के प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो कुछ देर के लिए और फिर वापस आओ, खुद से करके देखो। अगर प्रॉब्लम होता है तभी फिर आगे आकर के देखो, और फिर या तो फिर बन गया हो तो उसको मैच करो हम क्या बता रहे हैं और तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है। तो हम बताते हैं इसके बाद का सेकंड केस c सबसेट b के लिए ना। तो फॉर c सबसेट b सेकंड केस में देखें। नाउ केस 2 फॉर c सबसेट b। तो फॉर c सबसेट b के लिए हम एलिमेंट c में सेलेक्ट करेंगे और उसको b में दिखाएंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू c। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन c। बिकॉज अगर जो c में है वो a यूनियन c में तो होगा ही, क्योंकि c का हर एक एलिमेंट a यूनियन c में प्रेजेंट होता है। अब अगर x a यूनियन c में है तो x डेफिनेटली a यूनियन b में होगा। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। देख रहे होगे प्रीवियस केस जैसा ही स्टेप है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो यहां से दो हो सकता है केस, या तो x a में प्रेजेंट होगा या तो फिर x b में प्रेजेंट होगा। अगर x b में हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसी में प्रूफ करना है। लेकिन अब यहां से आगे प्रूफ कर दें कि अगर x a में होता फिर भी वो b में होता, तो हम प्रूफ कर लेंगे फाइनली ना। अगर x a में होता, हम c में सेलेक्ट किए हैं, और अगर x a में होता तो डेफिनेट है x a इंटरसेक्शन c में भी होता, क्योंकि जो दोनों में है वो उसके इंटरसेक्शन में होता है। इट मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। और अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो x a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और अगर x a इंटरसेक्शन b में है मतलब a में भी प्रेजेंट है और b में भी प्रेजेंट है। फाइनली प्रूफ करना था कि x b में प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। सो फाइनली c इज द सबसेट ऑफ b। तो यहां से सेकंड केस मिल गया। तो अगर फर्स्ट केस में मिला b सबसेट c, सेकंड केस में मिला c सबसेट b, सो फाइनली वी कैन से दैट b एंड c आर टू इक्वल सेट्स। तो यहां पे प्रूफिंग का क्या लॉजिक है? कभी भी दो सेट को इक्वल करना हो, हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे। इट मींस इफ वी हैव टू प्रूफ LHS सेट इज इक्वल टू RHS सेट, देन
First, we will prove that LHS set is the subset of RHS set, and in second case, we will prove that RHS set is the subset of LHS set. तो again, fourth number question NCERT के एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हुए बहुत सारी चीज़ें तुमको सीखने का मौका मिलेगा. तो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन सब लोग डेफिनेटली देखना, इससे सेट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर. सेट्स के बहुत सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. क्या है समझते हैं. फोर्थ नंबर क्वेश्चन मिलेगा तुमको, जस्ट सो दैट द गिवन फोर स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट. जिसमें फर्स्ट है ए सबसेट बी, सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड है a यूनियन b इज इक्वल टू b, एंड फोर्थ है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a. ये चार स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. चारों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बताने का मतलब चारों स्टेटमेंट एक ही इंफॉर्मेशन हमको देता है. तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन देता है चारों स्टेटमेंट, पहले हम वेन डायग्राम्स के लॉजिक से उसको समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम पढ़ेंगे ताकि तुम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझ पाओ. तो पहले जनरल वेन डायग्राम के लॉजिक पे इसका सिंपल सा प्रूफ हम लोग समझते हैं. क्या है? फर्स्ट ए सबसेट बी लिखा गया है. तो वेन डायग्राम के लॉजिक से जस्ट हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लें. ए सेट बी का सबसेट है, तो डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किल बी को रिप्रेजेंट करने वाले सर्किल के अंदर होगा. तो अगर ए सबसेट बी है तो सोचो ए माइनस बी क्या होगा. तो ए माइनस बी इट मींस ऐसा रीजन, वेन डायग्राम में तो हम रीजन की बात करेंगे, ऐसे हम रोस्टर या सेट बिल्डर में हम एलिमेंट की बात करते हैं. तो ए माइनस बी का मतलब ऐसा रीजन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है. तो ऐसा रीजन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, हो सकता है क्या? जो ए में है इट मींस ए के अंदर, तो वो बी के तो अंदर आ ही गया. तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में है और बी में नहीं है. इट मींस डेफिनेटली ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा, और तब होगा जब ए बी का सबसेट है. तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सेम है, क्योंकि ये सही तभी होता जब ए बी का सबसेट होता. अब सेम थर्ड पे आते हैं. अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का यूनियन करें तो ए और बी को कंप्लीट कंबाइन करके जो आउटर वाला है वो बी होगा. इट मींस ए यूनियन बी बी के इक्वल तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो. उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी फोर्थ वन. तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो ए ही है, कंप्लीट, तो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी का सबसेट हो. मतलब ये समझ लो ये चारों स्टेटमेंट एक ही इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, लेकिन हम यहाँ से मैथमेटिक्स का कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इक्विवेलेंट का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है और हम इन चारों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट कैसे प्रूफ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं मेन प्रूफ. क्योंकि डेफिनेट है, अगर बात करें 11th के स्कूल के एग्ज़ाम, अगर ये आ गया तो जैसा हम बताएं ऐसे तो लिखोगे नहीं, तो इसका क्या प्रॉपर मीनिंग होगा वो हम समझेंगे. और जस्ट हम स्कूल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, जी मेंस वगैरह में मेन कॉन्सेप्ट का मतलब है इतना हम एक्सप्लेन कर दिए उतना काफ़ी है. लेकिन मेन अगर एग्जाम की, स्कूल के एग्जाम की बात करें जो 11th में होता है, उसके लिए तुमको क्या प्रोसेस अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो सब लोग देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट में. अगर चार स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो एग्जैक्टली हमको जो प्रूफ करना है वो कुछ ऐसा करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू सेकंड, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट. सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इक्विवेलेंट का ये सिंबल है, सेट इक्विवेलेंट का ये सिंबल है, याद रखना. और दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है उसका ये सिंबल है ना. दिस इक्विवेलेंट टू थर्ड एंड दिस इक्विवेलेंट टू फोर्थ. ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूफ करना है. तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट दिखा दें, फर्स्ट को थर्ड के इक्विवेलेंट दिखा दें और फर्स्ट को फोर्थ के इक्विवेलेंट दिखाएंगे. इक्विवेलेंट कैसे करते हैं वो भी हम बात करेंगे.
लेकिन हम क्या करेंगे, इन चारों के इक्विवेलेंट दिखाने के लिए फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट दिखाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट को थर्ड के इक्विवेलेंट दिखाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट को फोर्थ के इक्विवेलेंट दिखाएंगे, और इस तरह से ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर वेरी फर्स्ट केस 1, फर्स्ट स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट करने का दो मीनिंग होता है। एक तो होता है कि फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, और उसके बाद मीनिंग होता है सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट टू सेकंड प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड प्रूफ करना होगा और सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट प्रूफ करना होगा। तो फर्स्ट इंप्लाइज प्रूफ सेकंड प्रूफ करने का मीनिंग क्या है कि ये फर्स्ट गिवन सेलेक्ट करेंगे और इसको प्रूफ करना होगा, और सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट प्रूफ करने का क्या मीनिंग है, इसको गिवन सेलेक्ट करना होगा और ये इसको प्रूफ करना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट करने के लिए उस फर्स्ट केस का भी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट को गिवन सेलेक्ट करेंगे ए सबसेट बी, और ये प्रूफ करेंगे कि ये माइनस बी फाई है। फिर फर्स्ट केस का ही सेकंड पार्ट, सेकंड को गिवन सेलेक्ट करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और ये प्रूफ करेंगे कि a इज द सबसेट ऑफ b। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट। इट मींस फर्स्ट गिवन है, तो गिवन कंडीशन क्या है, a सबसेट b, ये गिवन कंडीशन। अब एग्जैक्टली जो प्रूफ करना है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगेन यहां से एक कॉन्सेप्ट समझोगे सब लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पढ़े होंगे जो जनरली 9-10 के बच्चे समझते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हम कुछ स्टेटमेंट को प्रूफ करना चाहते हैं, तो जो प्रूफ करना है हम वो एज्यूम नहीं करते, उसका निगेटिव एज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है, और जब उसका निगेटिव एज्यूम करते हैं तो उसको सॉल्व करके हमको एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हमारे सपोजिशन को रॉन्ग बना देता है। तो इससे हम समझ लेते हैं कि जो मेरा एजम्पशन है वो रॉन्ग है। इट मीन्स जो एजम्पशन का अपोजिट है वही ट्रू है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। प्रूफ क्या करना है कि a सबसेट b है तो a माइनस बी 5 होगा, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है। तो अगर a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है तो वहां से अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जो पहले से जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको गलत कर दे, तो जो वो गिवन है वो तो गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरे एजम्पशन को अगर इट में जो गिवन कंडीशन है उसको गलत करने लगे मेरा एजम्पशन, तो हम समझ लेंगे मेरा एजम्पशन ही रॉन्ग है। यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, और ये सारी चीजें फिजिक्स में भी बहुत काम आती है। मतलब जो प्रूफ करना है वो तुम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाते कई बार, तो हम उसका निगेटिव एज्यूम करते हैं, और फिर उस निगेटिव को एजम्पशन को एज्यूम करने के बाद वहां से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट के फाइनली हमको कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको गलत करने लगता है। इसका मतलब मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। तो हम स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 प्रूफ करना है, तो हम एज्यूम करते हैं अपोजिट, इफ पॉसिबल लेट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि इक्वल टू 5 प्रूफ करना है तो हम एज्यूम करेंगे माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है। और अगर a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है मतलब इंपिटी सेट नहीं है, और अगर इंपिटी सेट नहीं है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन a माइनस बी। a माइनस बी इंपिटी नहीं है मतलब a माइनस बी में कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो सो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। और अगर x a माइनस बी में है, इसका मीनिंग क्या है कि x a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। a माइनस बी का मीनिंग ये होता है जो फर्स्ट में हो लेकिन सेकंड में ना हो। लेकिन अगर x a माइनस बी में है तो x a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। इट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अगर सोचो x a में है और x b में नहीं है तो a b का सबसेट कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि a b का सबसेट तभी होता जो एलिमेंट a में है वो सारा एलिमेंट b में है। तो यहां से हमको जो रिजल्ट मिला वो ये बता रहा है कि a b का सबसेट नहीं है, लेकिन मेरा जो गिवन कंडीशन था वो क्या था? a सबसेट b। तो इट मींस मेरा जो एजम्पशन है वो
क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ए नॉट सबसेट बी, और ये रिजल्ट मेरे पहले से गिवन कंडीशन को रॉन्ग कर रहा है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरा जो एजम्पशन है वही रॉन्ग है। तो अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो एजम्पशन का अपोजिट क्या होगा, a minus b is equal to 5. So finally we can say that a minus b equal to 5. तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि अगर a b का सबसेट होगा तो डेफिनेटली a minus b equal to 5 होगा। इसको तुम एक बार दो बार देखो ताकि यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन का एक और कॉन्सेप्ट समझ आए ना। अब हम फर्स्ट केस का ही सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें सेकंड केस, इट मींस जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको गिवन एज्यूम करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो सेकंड को अगर हम गिवन कंसीडर करें सेकंड केस में, तो अब यहां पे क्या होगा, गिवन में a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 5, और प्रूफ करना होगा a इज द सबसेट ऑफ b। देखते हैं a सबसेट b के लिए अगेन x एक एलिमेंट a में सेलेक्ट करेंगे और गिवन कंडीशन के हेल्प से उसको b में दिखा देंगे। अगेन यहां से एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, कंसंट्रेट करना, लेट x बिलोंग्स टू a। अगर x एक एलिमेंट a में सेलेक्ट किया है तो यहां से सोचो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो x b में होगा या तो x b में नहीं होगा, या तो x b में होगा या तो x b में नहीं होगा। तो हम यहां से डायरेक्ट लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू b। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि x b में ना हो। तो अब हम यहां से बताते हैं कि अगर x b में नहीं होता तो क्या होता, बिकॉज व्हेन x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b में नहीं होता तो सोचो x हमने a में एज्यूम किया और यहां से अगर x b में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a माइनस b हो जाता, और अगर x बिलोंग्स टू a माइनस b हो जाता इसका मतलब क्या है कि a माइनस b में एक एलिमेंट x मिल गया, और जब a माइनस b में एलिमेंट x एक मिल गया तो a माइनस b फिर इम्पटी तो रहेगा ही नहीं। इसका मतलब कि x नॉट बिलोंग्स टू b कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसका जो अपोजिट कंडीशन है x बिलोंग्स टू b वो सेलेक्ट करना होगा, और अगर x a में है x b में आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि a b का सबसेट है। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये पता चला कि फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है। अभी इस पूरे क्वेश्चन का 1/3 पार्ट कंप्लीट हुआ है। इरिटेट नहीं होना है, कंसंट्रेट करना है, इससे तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए अगेन फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड करेंगे एंड थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड के लिए अगेन गिवन कंडीशन फर्स्ट होगा एंड देन वी विल प्रूव द थर्ड स्टेटमेंट। तो यही प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे सेकंड केस और थर्ड केस के लिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट केस, फर्स्ट इक्विवेलेंट थर्ड करने के लिए ना। तो अब थोड़ा सिंपल होगा एक समझ लेने के बाद ना। अब देखना केस 2 में फर्स्ट इक्विवेलेंट टू थर्ड। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट टू थर्ड के लिए इसमें अब आते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में अब क्या आएगा, गिवन फर्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। गिवन फर्स्ट इट मींस ए सबसेट बी, और अब जो प्रूफ करना होगा वो से थर्ड इट मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब सोचो ए यूनियन बी को बी के इक्वल करने का मतलब है कि दो सेट को एक दूसरे का सबसेट इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हम LHS में प्रेजेंट सेट को RHS का सबसेट प्रूफ कर दें और RHS में प्रेजेंट सेट को LHS का सबसेट प्रूफ कर दें, हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो करना होगा वो क्या करना होगा, A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब एज ए प्रॉपर्टी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, B हमेशा A यूनियन B का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो B में है वो हमेशा A यूनियन B में होता है, तो ये प्रूफ करने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। अब जो हमेशा नहीं होता कभी कभी होता है उसको प्रूफ करने की जरूरत है। तो यहां पे क्या है, A यूनियन B
इज द सबसेट ऑफ बी। ये ऑलवेज नहीं होता, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए ए यूनियन बी सबसेट बी प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट ए यूनियन बी में सेलेक्ट करेंगे और वो दिखा देंगे कि ए यूनियन बी का एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। तो अब इस पार्ट को केवल प्रूफ करने वाले हैं। यहां से बस इरिटेट नहीं होना, केस के अंदर पार्ट के अंदर भी केसेस आ रहे हैं, बस कंसंट्रेट करना है। तो इसको तो अब करना नहीं है, बस इसको करना है। और ये करने के लिए हम ए यूनियन बी में एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और वही एलिमेंट बी में दिखाएंगे। तो नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ये समझते होंगे या तो x a में हो सकता है या तो फिर b में हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो अब यहां से प्रूफ क्या करना है कि x b में होगा। तो ये तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x को b में करना है। लेकिन अगर हम x बिलोंग्स टू a सेलेक्ट किए हैं और वहां से ये प्रूफ कर दें कि x b में ही भी है, अगर x में है a में है तो b में भी होगा, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। अगर x बिलोंग्स टू a होता तो सोचो, हम ये गिवन कंडीशन लिए हैं a सबसेट b, तो अगर a में है तो b में डेफिनेट होगा क्योंकि a b का सबसेट है। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। और यहां से ये प्रूफ करने की जरूरत, ये तो ऑलरेडी प्रूफ है। तो अगर x बिलोंग्स टू b आ गया तो इट मींस हम बोल सकते हैं सो a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। ए यूनियन बी में सेलेक्ट किए और वो दोनों केस में बी में आ गया, तो यहां से ए यूनियन बी बी का सबसेट हो गया। अब आते हैं इसी का पार्ट टू। पार्ट टू में क्या होगा कि हम गिवन सेलेक्ट करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी और ये प्रूफ करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेलेक्ट करते हैं नाउ पार्ट टू ऑफ द सेकंड केस। नाउ गिवन इज ए यूनियन बी is equal to b and we have to prove a is the subset of b। तो अगेन सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर a b का सबसेट करना है, x एलिमेंट एक a में लेंगे और उसी को b में प्रूफ करेंगे। तो लेट x belongs to a, this implies that x belongs to a union b, क्योंकि जो एलिमेंट a में होता है वो सारा एलिमेंट A यूनियन B में भी होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x belongs to A implies that x belongs to A union B। This implies that A union B is equal to B given है, तो हम इस A union B को B से रिप्लेस कर लें तो x belongs to B आ गया। और x को हम A में सेलेक्ट किए और x अगर B में आ गया, so we can say that A is the subset of B। प्रूफ हो गया। इसका मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंट टू थर्ड हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में देखे फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड एंड पार्ट टू में देखे थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट। अब इसका थर्ड फाइनल केस देखने जा रहे हैं, फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट टू फोर्थ के लिए क्या करेंगे, पार्ट वन में फर्स्ट इंप्लाइज फोर एंड पार्ट टू में फोर इंप्लाइज फर्स्ट। तो पार्ट वन में आते हैं। सबसे पहले गिवन हमको फर्स्ट को एज्यूम करना होगा A सबसेट B और फिर प्रूफ करना होगा लास्ट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो अब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A करने के लिए कंसंट्रेट करना, दो सेट इक्वल करना है, एक LHS में है एक RHS में है। तो सबसे पहले LHS को RHS का सबसेट करेंगे और फिर RHS को LHS का सबसेट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है कि A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A एंड सेकंड A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बताओ ये करने की जरूरत नहीं होगी, क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में है वो A में भी होता है और वो B में भी होता है। तो मेन तो यहाँ A से मतलब है, तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मेन ये सेकंड पार्ट करना है, A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब हम एक एलिमेंट A में सेलेक्ट करेंगे और उसी एलिमेंट को A इंटरसेक्शन B में दिखाएंगे। तो लेट x belongs to A। If x belongs to A, this implies that x belongs to B। Why? क्योंकि अगर A B का सबसेट गिवन है, हम इसका भी यूज करना है, गिवन कंडीशन का जब भी मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का जब भी मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। तो x belongs to A है, तो अगर A B का सबसेट है तो जो एलिमेंट A में होगा वो एलिमेंट B में भी होगा। तो अब सोचो, जो A में भी है और जो B में भी है, इसका मतलब कि x डेफिनेटली बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन। जो A में और B दोनों में होता है वो उसके इंटरसेक्शन में भी होता है। और अगर X A इंटरसेक्शन B में आ गया, प्रूफ यही करना था
कि ए में सेलेक्ट करना है और ए इंटरसेक्शन बी में दिखाना है, सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब हम फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ को प्रूफ कर पाए, फर्स्ट को गिवन सेलेक्ट किए और सेकंड को प्रूफ कर दिए। तो यहां से मिल गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में फोर्थ को गिवन सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट को गिवन सेलेक्ट फोर्थ को गिवन सेलेक्ट करें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेलेक्ट करना होगा और प्रूफ करना है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो देखते हैं ए सबसेट बी के लिए अगेन क्या करेंगे, हम x एक एलिमेंट a में लेंगे और उसको b में दिखाएंगे। अब सोचो x अगर a में है तो a इंटरसेक्शन b a के इक्वल है, तो x डेफिनेटली बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो a में भी होता है और b में भी होता है, तो डेफिनेट है b से मतलब है, तो हम x बिलोंग्स टू b डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर x a में सेलेक्ट किए थे b में दिखा दिए, तो इसका मतलब है a b का सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को भी इक्विवेलेंट प्रूफ कर लिए। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इरिटेट नहीं होना है, एक बार दो बार इस प्रॉब्लम को एकदम शुरू से लास्ट तक देखो और बस ये देखो कि अगर कभी भी ऐसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। सेट्स में स्टेटमेंट इक्विवेलेंट का बहुत सारा मीनिंग है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग है। 11th में ही एक चैप्टर पढ़ोगे मैथमेटिकल रीजनिंग, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का डिटेल तुम लोग वहाँ पे डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे मेन अगर हम स्टेटमेंट सेट्स में के बारे में बात करें कि जो स्टेटमेंट है वो सेट्स के फॉर्म में लिखा गया है। अब ऐसे कोई इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, मतलब फर्स्ट अगर दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट करना है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट को एज्यूम करके सेकंड को प्रूफ करना होगा, दैट इज द पार्ट 1, एंड पार्ट 2 सेकंड एज्यूम करके फर्स्ट को प्रूफ करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो 4 थे, तो हम इसीलिए 2-2 का पेयर सेलेक्ट किए, 1-2 का, 1-3 का और 1-4 का, और उन चारों को फिर पेयर में इक्विवेलेंट दिखा दिए। तो इस तरह से ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हो गए। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। तो अब देखते हैं अगेन 5th नंबर प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले हम ये बोलेंगे कि 4th नंबर प्रॉब्लम को रिपीट करके एक बार दो बार और देखो और तभी 5th नंबर प्रॉब्लम पे आगे बढ़ना सब लोग। 5th नंबर प्रॉब्लम क्या है देखो, अगेन प्रूफ करने वाला है, सो दैट इफ a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब इफ a इज द सबसेट ऑफ b, ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है और हमको जो प्रूफ करना है वो c माइनस बी इज द सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो अगेन प्रूफिंग से रिलेटेड है। c माइनस बी को c माइनस ए का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट x c माइनस बी में सेलेक्ट करेंगे और उसी एलिमेंट x को c माइनस ए में दिखाएंगे। तो कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सेम। तो सेलेक्ट करते हैं कोई एक एलिमेंट c माइनस बी में, तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। तो if x belongs to c minus b, then definitely x belongs to c and not belongs to b. This implies that x belongs to c and x not belongs to b. और अगर x c में है और b में नहीं है तो सोचना a b का सबसेट है, तो कुछ इस तरह से होगा, a b के अंदर होगा। तो जो एलिमेंट b के अंदर नहीं है वो a के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि a b का सबसेट है। तो x belongs to c and x not belongs to b से हम लिख सकते हैं x not belongs to a, और ऐसा क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है। तो अब x belongs to c है और not belongs to a है, इसका मतलब है कि x belongs to c minus a। x c minus b में सेलेक्ट किए, c minus a में आ गया, it means we can say that c minus b is the subset of c minus a। सिंपल प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर। हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स हम मिसलेनियस के डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 नंबर, assume that power set of a is equal to power set of b, then so that a equal to b। अब समझना, assume that this one, मतलब ये गिवन यूज करना होगा और a equal to b प्रूफ करना होगा। तो a equal to b प्रूफ करने का मीनिंग अगेन हम दो केसेस प्रूफ करेंगे। फर्स्ट,
A इज द सबसेट ऑफ B और सेकंड प्रूफ करेंगे B इज द सबसेट ऑफ A 1 by 1। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे A सबसेट ऑफ B के लिए। तो यहां पे जो अप्रोच है अगेन अलग होगा। सबसेट के लिए हम क्या लिए थे कि LHS में लेते थे और उसी एलिमेंट को RHS में, मतलब A में सेलेक्ट करते थे एक से एलिमेंट को और B में से प्रूफ कर देते हैं। लेकिन यहां पे जो अप्रोच है वो अलग होगा। कॉन्सेंट्रेट करना क्या अप्रोच है ना, as A is always the improper subset of itself। A हमेशा A का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर सुपरसेट हम लोग देखे थे। किसी को प्रॉब्लम हो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। तो A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो अब यहां से अगर A का सबसेट है तो A पावर सेट ऑफ A का मेंबर होगा। तुम अब समझोगे A कहां से आ गया, ये हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक अगेन कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं बताया गया है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। प्रॉब्लम होगा तो देख सकते हो, लेकिन हम वापस फिर से दिखाते हैं। सपोज यहां पे एक सेट है A इज इक्वल टू 1, 2। अगर हम इस A का पावर सेट लिखें तो पावर सेट A का क्या होता है? पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसको एक ब्रेस ब्रैकेट के अंदर रख देना है। 5 होगा, 1, 2 एंड 1, 2 ये है। तो इस पावर सेट ऑफ A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं और ये चारों एलिमेंट A के सबसेट हैं। तो इसका मतलब कि अगर इसके अंदर एलिमेंट की बात करें तो वो चारों का चारों एक सेट है। ये चारों का चारों एक सेट है। तो इन सेट को हम एक कैपिटल X से डिनोट करना है। तो अगर कोई कैपिटल X सेट, जो सेट इस A का सबसेट है, मतलब ये X जो है A का सबसेट है, तो इफ X इज सबसेट ऑफ ए सेट A, इफ these set are subset of A, then definitely this X is also a member of the power set of A। ये दिख रहा होगा, ये जो X है ये चारों के चारों पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है। तो अगर X कोई सेट A का एलिमेंट होता है, सॉरी A का सबसेट होता है, तो वही सेट पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट होगा। तो सबसेट और एलिमेंट में डिफरेंस समझना। सबसेट मतलब दोनों सेट होते हैं और एलिमेंट में एक एलिमेंट होता है उसके मेंबर की तरह। X A का अगर सबसेट है, जो चारों है A का सबसेट है, तो वही X मतलब ये चारों पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट भी है, क्योंकि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो उस गिवन सेट के पावर सेट के एक एलिमेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर A का सबसेट है तो यही A इस A का पावर सेट का एक एलिमेंट होगा। तो यहां पे इस X के बदले बस A यूज किया गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के इक्वल है, तो डेफिनेट है A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B लिख सकते हैं। अब इसी का रिवर्स वर्जन, अगर ऐसा गिवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा गिवन है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जस्ट इसको इससे कंपेयर करो। X के बदले यहां पे A है, तो A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। दिस इंप्लाइज दैट A इज द सबसेट ऑफ B। तो यही प्रूफ करना था, ये फर्स्ट केस हो गया। फिर आते हैं सेकंड केस। सेम इसी वे में हम यहां से लिख सकते हैं एज B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दिस अगेन इंप्लाइज दैट B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। सेम इसी लॉजिक से दिस इंप्लाइज दैट B belongs to power set of A because power set of A is equal to power set of B. So definitely we can say that B is the subset of A. तो यहां से A is the subset of B आया, B is the subset of A आया. So finally we can say that A and B are the two equal sets. तो अगेन ये प्रूफिंग से रिलेटेड अगेन एक अप्रोच तुमको जानने को मिला कि हम इम्प्रॉपर सबसेट के लॉजिक से प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेवेंथ प्रॉब्लम। सेवेंथ नंबर में क्या है बताना है, इज इट ट्रू फॉर एनी टू सबसेट्स A एंड B दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। मतलब ये स्टेटमेंट
किसी भी दो सेट ए और बी के लिए ट्रू है कि नहीं, अगर है तो जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई करने का मीनिंग होता है कि अगर इक्वल है तो प्रूफ करना, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना। तो अगेन हम बता दें, हम अप्रोच रखते हैं निगेटिव, जो हम सेकंड प्रॉब्लम में जो 6 स्टेटमेंट है वही अप्रोच यहाँ पे भी रखेंगे। तो हम कोई भी दो सेट ए और बी रखेंगे, रैंडम लेंगे और देखेंगे कि LHS RHS दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो ना एज्यूम करना a इज इक्वल टू सपोज 1, सिंपल लेते हैं सब एकदम छोटा, और b इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट 2। अब इस a का पावर सेट लिखते हैं, तो a का पावर सेट क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग एलिमेंट ऑल द सबसेट्स ऑफ a 5 कॉमा द सेट इटसेल्फ, फिर पावर सेट ऑफ b लिखें, तो दैट इज अगेन 5 एंड द सेट इटसेल्फ, ये आ जाएगा। तो ये मिल गया a का पावर सेट और ये मिल गया b का पावर सेट। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, जो कि LHS के इक्वल है। तो LHS फाइंड कर लें, तो इन दोनों का यूनियन करें, तो इन दोनों का यूनियन 5 आ जाएगा, फिर एक आ गया 1 और फिर एक आ गया 2। ये तो हो गया LHS का वैल्यू, इन दो सेट के लिए LHS का वैल्यू ये रहा। फिर अगर हम RHS का वैल्यू फाइंड करें तो A यूनियन B का पावर सेट लिखना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम A यूनियन B लिख लें। तो A यूनियन B सिंपल 1 है और 2 है A B में, तो A यूनियन B में 1, 2 हो जाएगा। अब इस A यूनियन B का पावर सेट लिखें, तो दैट विल बी एम्प्टी सेट, द सेट इटसेल्फ सिंगल एलिमेंट सेट 1 एंड 2। तो अब ये जो है वो RHS का वैल्यू और ये LHS का, तो ये दिख रहा होगा कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर फॉल्स होता है तो वेरीफाई करने का मतलब होता है, जस्टिफाई करने का मतलब होता है एक एग्जाम्पल देना, और यही उसका एग्जाम्पल भी है। तो ये समझ लो, कभी भी वेरिफिकेशन का, जस्टिफिकेशन का सेट्स में मतलब होता है ट्रू है तो प्रूफ करके दिखाना है, एग्जाम्पल नहीं देना है, लेकिन अगर फॉल्स है, रॉन्ग है, तो उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर। एट नंबर में अगेन दो क्वेश्चन है, दो पार्ट में। 8 नंबर में करना क्या है, किसी भी दो सेट के लिए दो स्टेटमेंट प्रूफ करना है। फर्स्ट है A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये प्रूफ करना है। और सेकंड प्रूफ करना है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले फर्स्ट को कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वल प्रूफ करना है, हम वहां पे वो लॉजिक नहीं लगाएंगे कि ये इज द सबसेट ऑफ LHS इज द सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज द सबसेट ऑफ LHS। तो कंसंट्रेट करना, अगेन यहाँ से एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा जब हम A को इसके इक्वल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए LHS ले आएंगे। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट सेक्शन में RHS से शुरुआत करते हैं। क्या है, A इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो कंसंट्रेट करना, वेन डायग्राम से एक प्रॉपर्टीज हम बताने जा रहे हैं। ये जो रीजन है वो होता है A माइनस B। अब अगर एक और हम रीजन लिख रहे हैं A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले B कंप्लीमेंट लिख लें। तो B कंप्लीमेंट B के आउटसाइड का होता है, तो ये है B कंप्लीमेंट। अब A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए B कंप्लीमेंट का कौन सा पार्ट A में प्रेजेंट है, तो B कंप्लीमेंट का यही वाला पार्ट A में प्रेजेंट है, और ये जो पार्ट है वो कौन सा है, तो ये पार्ट A माइनस B के इक्वल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो A माइनस B है, हम उसको इस प्रॉपर्टी से A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो ये जो है आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, इस प्रॉपर्टी से। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B कंप्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B यूनियन B कंप्लीमेंट। अब सोचो B यूनियन B कंप्लीमेंट क्या होगा, तो B
और बी के बाहर का, बी के अंदर का कंप्लीमेंट बी के बाहर का, तो बी के अंदर का और बी के बाहर का पूरा मिला दो, मतलब यूनियन कर दो, तो वो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब किसी भी सेट का यूनियन उसके कंप्लीमेंट से करते हैं, कंबाइन करके यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब ये ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब ए का किसी भी से मतलब ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो वो हमेशा ए के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो तो यूनिवर्सल में होगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल में सब कुछ होता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए। तो यहां से हम आरएचएस सेलेक्ट किए और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए एलएचएस के इक्वल ले आए, और यही कुछ करना होगा सेकंड में। तो ये सब लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो, और हम देखते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में हम एलएचएस से शुरुआत करेंगे और आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड के लिए हम एलएचएस से सेलेक्ट कर रहे हैं ए यूनियन बी माइनस ए। तो अब सोचो, जैसे हम ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, उसी तरह बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। इट मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करो तो आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो अब ये देखो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो अगेन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ये बताओ, इसको तुम एक सिंगल सेट कंसीडर करो, तो किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल से करेंगे तो वो सेम सेट आएगा, क्योंकि इस सेट का सारा पार्ट तो यूनिवर्सल में प्रेजेंट होगा ही। तो इट मींस दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी और दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस तरह से सेकंड प्रूफ हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 9th नंबर। बस सारे प्रॉब्लम को एक बार में नहीं, तुम टाइम ले करके बीच में ब्रेक करके सारे क्वेश्चंस को देखोगे, एक ही बार बैठ के देखोगे, इरिटेट हो जाओगे और समझना बंद हो जाएगा। इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कभी भी नहीं देखोगे। वीडियो लेक्चर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो कुछ क्वेश्चंस को समझो, 3-4 को उसको फिर से वापस रिपीट करो, वह दोबारा समझो और अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आगे बढ़ो। लगातार बैठ के लेक्चर देखने की जरूरत तुमको नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, 9th नंबर। 9th, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट अगेन वी हैव टू शो 2 स्टेटमेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी is equal to A, and second one A intersection A union B is equal to A। ये दो हमको प्रूफ करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें LHS से, RHS प्रूफ करेंगे और इसमें भी वही करेंगे। तो यहां से हम LHS से शुरुआत करते हैं, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब ध्यान रखना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकें, इसके लिए हम ए के साथ वो कौन सा सेट लिखें, ए के इंटरसेक्शन में कौन सा सेट लिखें कि ए के इक्वल हो जाए। तो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर ए के इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल लिखते हैं तो ए के इक्वल होता है। इसका मतलब हम इस ए को ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसी को वापस लिखो तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन यू, इट मींस यूनिवर्सल सेट यूनियन बी। अब ये सोचो कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट रहेगा, इट मींस दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए का किसी भी सेट के साथ, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ए होता है। तो हम एलएचएस से सेलेक्ट किए और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आरएचएस के इक्वल ले गए। इसी तरह का कुछ इसके लिए, तो यहाँ पे भी अगर हम एलएचएस से शुरुआत करें तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, तो इस ए को हम ए यूनियन 5 लिख सकते हैं। ए यूनियन 5 ए के इक्वल होगा, क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखेंगे। अब यहां से इन दोनों का कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके ए यूनियन
फाई इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। और फाई और बी में कोई भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ए यूनियन फाई हो जाएगा, और ए यूनियन फाई ए के इक्वल होगा, इट मींस दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये था 9th नंबर। अब देखते हैं 10th नंबर। हम 12 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे फाइनली, उसके बाद का एप्लीकेशन से रिलेटेड है जो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो 12 नंबर प्रॉब्लम तक हम लोग देखेंगे। 9th नंबर चाहो नोट डाउन कर सकते हो। 10th नंबर क्या है? वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन समझते हैं। ए बी सी 3 सेट्स ऐसे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो अगर ए बी सी इन तीनों को सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी दोनों इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ करने का मीनिंग है कि इसको रॉन्ग करना। नीड नॉट इंप्लाई 3 सेट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब इसको रॉन्ग दिखाना है, मतलब एग्जाम्पल ढूंढना है। तो 3 सेट ए बी सी के एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करनी है जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता हो लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो देखते हैं, a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1, 2 और b इज इक्वल टू लिख लेते हैं 2, 3। फिर यहां से a इंटरसेक्शन b 2 रहेगा। अब c को ऐसा लिखना है, ध्यान रखना, c को ऐसा लिखना है कि a और c में कॉमन वही हो जो a और b में कॉमन है। तो a और b में कॉमन 2 है, तो c को ऐसा रखेंगे ताकि a और c में भी कॉमन 2 रहे। तो 2 तो यहां लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके बाद c ऐसा लिखना है कि b के इक्वल ना रहे, इट मींस 4 कर दिया। अब इसमें देखो, अब इन 3 सेट में अगर हम देखें तो है यार a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सिंपल 2 एंड a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू अगेन 2। लेकिन इट मींस ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहां पे हम b और c जो सेलेक्ट किए हैं वो इक्वल नहीं है, बट b इज नॉट इक्वल टू c। इसका मतलब है a b c 3 ऐसे सेट सोच सकते हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे लेकिन b और c इक्वल ना हो। तो सिंपल यहां से एक एग्जांपल लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। 11th में क्या है, a और b 2 सेट्स हैं जिसके लिए गिवन कंडीशन क्या है, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को लिखते हैं एक्सप्रेशन में। a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 एंड a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। तो अब यहां से यह प्रूफ करना है कि a और b इक्वल है। तो इस प्रॉब्लम को समझने में हम यहां पे अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट मेथड। a को b के इक्वल करने के लिए हम a को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करके, गिवन कंडीशन यूज करके हम a को एक टर्म पे एंड कर देंगे। समझना, a को एक टर्म पे जाकर के छोड़ देंगे, फिर RHS से स्टार्ट करेंगे b, और फिर b को सॉल्व करके हम एक टर्म पे एंड कर देंगे। तो a को जिस टर्म पे एंड किए हैं अगर हम वही लास्ट टर्म पे b को भी एंड कर दें तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। मतलब सोचो, थोड़ा सा ट्रिगो में तुम लोग सॉल्व करते होगे 10th में, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते होंगे जिसमें LHS को सॉल्व करके RHS लाते थे, फिर RHS को सॉल्व करके LHS लाते थे। कुछ ऐसे भी होते थे जिसमें तुम दोनों को सॉल्व कर लेते थे सेपरेट और दोनों एक कॉमन पॉइंट पे एंड हो जाता था, तो वो प्रूफ हो जाता था। तो सेम यहाँ पे हम कुछ ऐसा अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो LHS में है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं a। तो आखिर हम a को क्या लिख सकते हैं, तो a इंटरसेक्शन a यूनियन x हम a को लिख सकते हैं। तुम बोलोगे a इज इक्वल टू, ये कहां से आ गया? तो अभी हम एक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कर चुके हैं, और वो क्वेश्चन अगर हम बताएं तो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सब लोग निकाल के देखना चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 9 में तुमको ये प्रॉपर्टीज मिलेगा, x के बदले बस b दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये प्रॉपर्टीज तुमको अच्छे से दिख रहा होगा। अभी यहीं हम कुछ देर पहले इसके प्रीवियस वाले में हम एक्सप्लेन किया, यहाँ पे b था और उसका प्रूफ भी दिखे हैं, तो वो बताने की हमको नहीं लगता जरूरत है, तुम वापस 9 नंबर क्वेश्चन को जाकर के देख सकते हो। तो अब अगर हम a को a इंटरसेक्शन a यूनियन x लिख सकते हैं, तो सोचो इसमें
इस A यूनियन X को हम B यूनियन X लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, इट मीन्स B यूनियन X लिख सकते हैं। अब यहां से हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं इसको, तो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। तो अब A इंटरसेक्शन X फाई के इक्वल है, तो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई। और किसी भी सेट का यूनियन अगर हम फाई के साथ करें तो वो सेम सेट के इक्वल रहेगा, इट मींस दिस इज A इंटरसेक्शन B। इट मींस हम A में प्रॉपर्टीज अप्लाई करके और गिवन कंडीशन का यूज करके A इंटरसेक्शन B के इक्वल दिखा दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एम क्या है कि B में भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके A इंटरसेक्शन B के इक्वल दिखा देना। तो देखते हैं RHS हम B इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेम प्रॉपर्टी से B इंटरसेक्शन B यूनियन X। सेम A के बदले जस्ट हम यहाँ A इक्वल टू है तो जस्ट B इक्वल टू A के बदले हम B रिप्लेस कर देना है, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो अब यहां से B इक्वल टू हम B इंटरसेक्शन B यूनियन X को अब A यूनियन X लिख रहे हैं। अब उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करें तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। तो हम B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, यूनियन और B इंटरसेक्शन X फाई के इक्वल है, और किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ वो सेम होता है, इट मींस A इंटरसेक्शन B। सो यहां से हमको मिल गया LHS A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, RHS B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। सो LHS इज इक्वल टू RHS, इट मींस A इक्वल टू B, और यही प्रूफ करना था। ये था सिंपल 11th नंबर। अब आते हैं लास्ट वन मिसलेनियस का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे एप्लीकेशन वाले, लेकिन वो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हम ऑलरेडी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं फार्मूले का भी यूज करके, और फिर हम लोग जो अल्फाबेट ABCDEFG का यूज करके सॉल्व किए थे वो देख सकते हो। तो लास्ट वन देख लेते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्या है, वी हैव टू राइट 3 सेट्स ABC, राइट 3 सेट्स ABC सच दैट, ध्यान देना करना क्या है, ABC सेट कैसा लिखना है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते होना चाहिए। मतलब A इंटरसेक्शन B नन एम्प्टी हो, नन एम्प्टी मतलब नॉट इक्वल टू 5, B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू 5, A intersection C not equal to 5, and A intersection B intersection C is equal to 5। मतलब 3 सेट ABC का एग्जाम्पल लिखना है जिसमें AB में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, नॉट इक्वल टू 5 मतलब नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी इट मीन्स देयर शुड बी एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन इन A and B, सेम फॉर B and C, सेम फॉर A and C, और उन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, A इज इक्वल टू लिख देते हैं सिंपल 1,2, फिर B इज इक्वल टू लिख देते हैं 2,3, तो इसमें कॉमन हो गया 2, फिर C इज इक्वल टू लिख देते हैं जस्ट 1,3। अब देखो इन दोनों में अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B की, तो A इंटरसेक्शन B 2 है जो कि नॉट इक्वल टू 5 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर B इंटरसेक्शन C की बात करें तो B इंटरसेक्शन C इन दोनों में कॉमन है 3, अगेन नॉट इक्वल टू 5 है। फिर इसकी बात करें A इंटरसेक्शन C की, तो A इंटरसेक्शन C A और C में कॉमन की बात करें तो वो 1 है, अगेन नॉट इक्वल टू 5 है। लेकिन अगर हम तीनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो तीनों में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इट मींस दैट इज इक्वल टू 5। तो 3 सेट का एग्जांपल लिखना था, हम बहुत सारे लिख सकते हैं, हम रैंडम सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लिखे हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से सेट्स के मिसलेनियस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब सब लोग सेट्स के जो भी मिसलेनियस हम डिस्कस किए हैं पूरा एक बार देख लेते हो, समझ लेते हो, वापस हम बोलेंगे बिना देखे हुए एक बार खुद से सॉल्व करो। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर अभी तुम बनाते हो तो 2 दिन के बाद तुम एकदम बिना सोचे समझे इसको बना सकते हो रैंडमली। तो हमेशा इसको
शुरुआत के कुछ टाइम पे बार बार रिवाइज करो ताकि सेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है उससे सेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मिसलेनियस सब लोग ज़रूर बनाओ, और हर एक्सरसाइज में मिसलेनियस मिलेगा, लेकिन खास करके सेट्स का जो मिसलेनियस है कुछ अलग ही है। चैप्टर्स जो सॉल्व करते हैं वो पढ़ते हैं, इजी वे में बन जाता है, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन तुमको डिफरेंट है। अगर तुम सारा पूरा क्वेश्चंस देख चुके हो मिसलेनियस का, तो तुमको ये पता चलेगा कि मिसलेनियस क्यों कुछ ऐसा है जिसमें सेट्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन सेट्स का कॉन्सेप्ट सब लोग अच्छे से क्लियर कर लोगे तभी रिलेशन फंक्शन अच्छे से सबको समझ आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।